कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड। हमने इलेक्ट्रोसिटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट ये भी हो गया था, सही है। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड, इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको ज़ीरो फील्ड के रिलेटेड एमसीक्यूज़ और इसके रिलेटेड आपको नोट्स, वेल डिफाइंड नोट्स में लिखे हुए कंसेप्ट की फॉर्म में आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे इंडिकेट नम्स के रिलेटेड। इंशाल्लाह लेक्चर देखने के बाद आपको कंसेप्ट हर तरह का क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड। कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड हमारे साथ 4 केसेस बनते हैं, 5वां केस भी बनता है, मगर 4 केसेस एक्चुअली बनते हैं। पहला केस हमारे साथ क्या है? पहला केस ज़ीरो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो होगी। पहला केस क्या है? उसमें हमारे साथ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे और इक्वल चार्ज रखते होंगे। दो चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे और दोनों पर क्या होगा, चार्ज भी क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, जब दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो होगा। जब दोनों चार्ज हमारे साथ Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल चार्जेस से मेरा दोनों का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, सिमिलर से मेरा दोनों क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तब हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पर जीरो होगी। कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपने लगा देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द मिड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट पर क्या होगी, जीरो होगी। इसके बाद केस 2 में अगर हमारे साथ चार्जेस सिमिलर होंगे, वो अनइक्वल चार्ज रखते होंगे, सही है, अनइक्वल चार्ज रखते होंगे, सही है। सिमिलर चार्जेस तो है, मतलब दोनों नेगेटिव है, ये चाहे Q1 भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, मगर अनइक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा कि Q2 Q1 से ज़्यादा है, या इस तरह कंडीशन भी आता है कि Q1 Q2 से ज़्यादा है। मैंने लिखा हुआ Q2 Q1 से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जीरो फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी या जीरो फील्ड कहाँ पर होगी। जीरो फील्ड वहाँ पर होगी स्मॉलर चार्ज के क्या होगी, क्लोजर। जीरो फील्ड इज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, जीरो फील्ड इज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। तो हमारे साथ जो स्मॉलर चार्ज होंगे वहाँ के करीब हमारे साथ जीरो फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, इसको याद रखना है, सही है। तो इस केस में हमारे साथ कैलकुलेशन की भी जरूरत है। कैलकुलेशन में मैंने डायरेक्ट इसको सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, Q1x² इज इक्वल टू Q2 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। तो ये अपने आपने Q1 आपके साथ मौजूद है, Q2 एक्स स्क्वायर हमारे साथ, डिस्टेंस Q2 हमारे साथ भी आपको मौजूद है, तो आपने क्या मालूम करना है, R। सिंपली आपने क्या मालूम करना है, R। तो आज जब मालूम करोगे तो आपके साथ सब कुछ डेटा में एमसीक्यूज की फॉर्म में सब कुछ गिवन होगा, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला सिंपली यूज़ करना है। अगर एमसीक्यूज में लिखा होगा बोथ द चार्जेस आर सिमिलर, या बोथ द चार्जेस आर सेम, या बोथ द चार्जेस आर आइडेंटिकल, मगर वो दोनों का क्या होंगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी, वो आपको कह सकते हैं कि पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड 60 है और दूसरे की मतलब कूलम में दूसरे की 30 कूलम, मतलब अब मैग्नीट्यूड तो क्या होंगे, डिफरेंट हो गया, और चार्जेस क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। तब आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, Q1x² इज इक्वल टू Q2 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। तो वहाँ पर सब कुछ आपको गिवन होगा डेटा के फॉर्म में, सिर्फ आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर तीसरा केस क्या होगा, अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। अगर दो चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का फिर भी अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड फिर भी सेम है, सेम नहीं है। तो हमारे साथ लेफ्ट सपोज हमारे साथ कि Q1 क्या है, Q2 से ज़्यादा है, Q1 हमारे साथ क्या है, Q2 से ज़्यादा है, तो जीरो फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जीरो फील्ड ऑन द साइड ऑफ अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, मतलब स्मॉलर चार्ज के दूसरे साइड पर, ये साइड पर स्मॉलर चार्ज के अदर साइड पर जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर हमारे साथ दोनों सेम चार्जेस है मगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड था, तो चार्ज कहाँ पर लाई कर रही थी, स्मॉलर चार्ज के करीब, उधर यहाँ पर नहीं, उधर साइड पर नहीं, यहाँ पर इसके सेंटर से थोड़ा जो स्मॉलर चार्ज है उसके करीब। मगर अगर दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे, सही है, अपोजिट चार्जेस होंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो हमारे साथ जीरो फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जीरो फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, सही है। इसके बाद चौथा केस में आपने क्या लिखना है, अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। तो इस केस में भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत है, अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस, जो हमारे साथ एक सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस, दोनों में कैलकुलेशन होगी, बाकी किसी में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। इसमें आपके साथ सेम इज द केस, Q1x² हमारे साथ डिस्टेंस x भी डिस्टेंस है और यहाँ पर भी x डिस्टेंस है, यहाँ पर R जो आपने मालूम करना है। Q1x² इज इक्वल टू Q2, यहाँ पर आपने क्या है, जब अपोजिट का लफ्ज आ जाए तो आपने R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। Q1 का चार्ज भी गिवन होगा, Q1 का हमारे साथ जो डिस्टेंस होगा वो आपको गिवन होगा, हमारे साथ किसी तरह Q2 का भी गिवन होगा, तो आपने क्या मालूम करना है, उसके R मालूम करना है, उससे डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस
इन दोनों के दरमियान से है। जो आर आपने फिर क्या होगा मालूम करना, वो आपको कंडीशन दी होगी एमसीक्यूज में, आप खुद समझ जाएंगे, मगर ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट ट्रिक को याद नहीं रखा तो फिर आपको कंपेयर करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट चार्जेस का मतलब दोनों चार्जेस के लिए आपने एक के लिए प्लस लिखना है, दूसरे के नेगेटिव, फिर उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपके साथ ये रिजल्ट आएगा। जब आप दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला को लिखोगे, जब सोल्व करोगे फिर ये रिजल्ट आएगा। तो मैंने डायरेक्ट सोल्व किए बगैर मैंने सोल्व किया तो इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया। तो क्योंकि अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना अगर आप फिर लॉन्ग मेथड से करते हो फिर के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको एक को प्लस में लेना है, दूसरे को माइनस में लेना है। अपोजिट चार्जेस होंगे तो दोनों को माइनस में लेना है, फिर उसको सोल्व करना है। जो कट रहे होंगे, जो कांस्टेंट होंगे वो कट हो जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो आपके साथ आएगा। इससे तो आपने इस सिमिलर याद करना है अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस के लिए क्यू वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टू आर प्लस वन का आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसी तरह हमारे साथ चौथा केस अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। इस पर मैं एमसीक्यूज भी बनाऊंगा तो फिर आपको मजीद कंसेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। इस पर फिर मैं एमसीक्यूज भी 1 2 3 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा इस पर, फिर आपको ज़्यादा मजीद एमसीक्यूज मतलब मजीद कंसेप्ट इसका क्लियर होगा कि ये किस तरह फार्मूले अप्लाई होते हैं। इस फिर मैं एमसीक्यूज का एक और वीडियो बनाऊंगा इस जीरो फील्ड पर, तो ये सब को मैं उसमें यूज़ करूंगा, सही है। फिर आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ इसको याद करना है, सही है, समझ। आप बाकी आप यूज़ भी कर सकते हो, मगर मैं 2 3 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी बाद में दूसरे वीडियो में फिर बनाऊंगा प्रैक्टिस एमसीक्यूज पर, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाए। तो हमारे साथ चौथा केस क्या है, अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिट है मगर इक्वल है, अपोजिट है मगर इक्वल है, तो जीरो फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ बोथ। दोनों चार्जेस मतलब अदर साइड ऑफ बोथ मतलब अगर दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिट है, दोनों चार्जेस अपोजिट है, दोनों चार्जेस अपोजिट है मगर वो चार्ज मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल चार्ज रखते हैं, मतलब वो चार्ज भी इक्वल रखते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट भी है। तो जीरो फील्ड दोनों के दूसरे साइड पर, मतलब लेट्स सपोज ये जीरो फील्ड दोनों चार्जेस के पर एग्जिस्ट कर रही होगी। जीरो फील्ड मतलब दो अदर साइड या चार्ज के इस साइड पर, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रही होगी, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रही होगी, अगर दोनों अपोजिट और इक्वल चार्जेस होंगे। अब पांचवा केस, अगर आइसोलेटेड चार्जेस की बात आ जाए, जब आइसोलेटेड चार्जेस होंगे तो उस पर जीरो फील्ड क्या होगी, इन्फिनिटी पर मौजूद होगी। जीरो फील्ड क्या होगी, इन्फिनिटी पर। जब हमारे साथ पांचवा केस, जब आइसोलेटेड चार्ज होंगी तो जीरो फील्ड कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी। जीरो फील्ड क्या होगी, इन्फिनिटी पर मौजूद होंगी। इसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे साथ आज एक नया टॉपिक है। जीरो फील्ड के बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैपेसिटर इंशाल्लाह 1 2 लेक्चर कैपेसिटर पर भी आ जाएंगे। जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस पर भी बनेगा। तो आज हम सिंपल थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर को सिंपल हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि यूज टू स्टोर चार्ज। हमारे साथ वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल हम इसको इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं और इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं। जो फिक्स कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है, उसको हम इस तरह सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। और जो वेरिएबल कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस चेंज होता रहता है, तो उसको फिर हम इस निशान से इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। कैपेसिटेंस हमारे साथ क्या है, कैपेसिटेंस द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस से मुराद किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी, किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जो चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। हमने पढ़ा था कि Q इक्वल टू सी वी। Q हमारे साथ चार्ज, C कैपेसिटेंस, V हमारे साथ वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस को आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, सिंपल वोल्टेज को जो वोल्ट पोटेंशियल है उसको यहाँ पर डिवाइड करो। सो ये C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। C हमारे साथ कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है और V हमारे साथ पोटेंशियल है। तो हमारे साथ कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट मैंने यहाँ पर डिस्कस हुआ है। सबसे पहले मैंने कुछ एमसीक्यूज भी लिखा हुआ है। कैपेसिटेंस हमारे साथ डिपेंड किस चीज़ पर करते हैं, कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ Q हमारे साथ चार्ज और पोटेंशियल पर। कैपेसिटेंस हमारे साथ चार्ज और पोटेंशियल पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस याद रखना है, कैपेसिटेंस हमने याद से नज़र आ रहा है कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर तो डिपेंड कर रहा है, मतलब फार्मूले में ये आ रहा है। तो जो फार्मूला होगा, जो फार्मूला कैपेसिटेंस का बन रहा है, तो कैपेसिटेंस भी उसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा। इसी तरह जो भी फार्मूला बनता है वो चीज़ उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। जिस तरह F इज इक्वल टू टॉर्क का फार्मूला या फोर्स का फार्मूला, टॉर्क का फार्मूला क्या पड़ा, टॉर्क इज इक्वल टू आर लेंथ आर मल्टीप्लाई बाई एल, सही है। या जिस तरह हमने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, सेंटीमीटर फोर्स टेंशन इज इक्वल टू, या सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू MV² डिवाइडेड बाई आर। सी MV² डिवाइडेड बाई आर, MV²
स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाजमी सी बात है मास पर भी डिपेंड कर रहा होगा, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा होगा और रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा होगा। जो फार्मूला बन रहा है वो उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। ये तमाम चीज़ों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड कर रहा है, मगर यहाँ पर कैपेसिटेंस न चार्ज पर डिपेंड कर रहा है न पोटेंशियल पर डिपेंड कर, क्योंकि अगर आप चार्ज को 2 गुना डिक्रीज करोगे या 2 गुना चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल 2 गुना कम होगा, तो नेट रिजल्ट 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना कम, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट हो गया, 0 के बराबर हो गया। अगर आपने चार्ज को 2 गुना कम किया तो पोटेंशियल क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, पोटेंशियल और चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इफ यू इंक्रीज द double end voltage to 4 times, if you increase the charge, हम यहाँ पर charge, if you increase the charge to double end voltage to 4 times, what will be the capacitance, what will be the capacitance। मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटेंस, यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री लिखा कि अगर हम चार्ज को 4 गुना चार्ज को क्या करें, डबल करें और वोल्टेज को 4 टाइम करें, तब हमारे साथ कैपेसिटेंस क्या होगी। कैपेसिटेंस मैंने यहाँ पर इसकी 4 टाइम, नन, हाफ और सेम, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आया होगा सेम। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस आखिर डिपेंड किस चीज़ पर करता है वो अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा। कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे साथ क्या है, सिंपल यहाँ से निकालो। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो हमारे साथ कैपेसिटेंस का यूनिट हम फैरेड भी लिखते हैं, फेरेड, सही है, FARAD, फेरेड भी लिखते हैं, उसको F से जाहिर करते हैं। तो या कूलम पर वोल्टेज भी लिखते हैं, कूलम पर वोल्टेज भी लिखते हैं, दोनों को याद रखना है, सही है। कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज़ पर करता है, कैपेसिटेंस हमारे साथ डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट, कौन सी मीडियम आपने यूज़ की हुई है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, इन तीनों चीज़ों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। सी मीडियम हमारे साथ कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू, जब कोई भी मीडियम आप यूज़ करेंगे तो हमारे साथ कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू ए, हमारे साथ ए से मुराद एरिया, ई नोट से एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ER से रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाई डी से मतलब डिस्टेंस, डी से मुराद डिस्टेंस। तो इसकी जगह रिलेशन अगर वैक्यूम होगा तो हमारे साथ रिलेटिव परमिटिविटी फिर नहीं आएगी, अगर वैक्यूम होगा तो सिंपल कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू ए ई नोट हमारे साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाई डी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाई डी, सही है। तो इस तरह आप रिलेशन बना सकते हो। तो रिलेटिव परमिटिविटी जिस तरह हमने फोर्स में पढ़ा था कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई AR, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पर मैंने रिलेटिव परमिटिविटी के मुताबिक लिखा है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाई सी वैक्यूम, सी मीडियम डिवाइडेड कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इन मीडियम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, याद रखना है, सही, इसको आपने याद रखना है। तो हमारे साथ लाजमी कैपेसिटेंस का रिलेशन अभी बता रहा हूँ, कैपेसिटेंस का एरिया के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस का एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस का ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, कैपेसिटेंस का D के साथ, कैपेसिटेंस का क्या है D, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के साथ इनवर्स रिलेशन है। याद रखना है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट, कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ER रिलेटिव परमिटिविटी, बट कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। याद रखना है कैपेसिटेंस का फार्मूला मीडियम में क्या होगा, ए एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डी, अगर वैक्यूम होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी को रिमूव करो, ER को खत्म करो तो EC वैक्यूम इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डी, सही है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सी मीडियम capacitance is inversely proportional to distance, capacitance is directly proportional to relative permittivity, capacitance is directly proportional to area, इन दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और हमारे साथ जो डिस्टेंस के साथ है उसके साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो सिंपली आप एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया कि सी मीडियम डिवाइडेड बाई सी वैक्यूम इज इक्वल टू ER, सी है, तो सी मीडियम किसके बराबर होगा, सी वैक्यूम ER के साथ मल्टीप्लाई करो, सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम मल्टीप्लाई बाई ER, सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम मल्टीप्लाई बाई ER, ये आपके साथ एक रिलेशन आ गया। अगर आपको कैपेसिटेंस गिवन होगा, वैक्यूम मतलब कोई भी दो चार्जेस होंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम ये है हमारे साथ, उसका रिलेटिव परमिटिविटी ये, तो इसका कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होगा, व्हाट इज कैपेसिटेंस इन मीडियम, आपको मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया मतलब आपको सब कुछ याद हो गया, सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम मल्टीप्लाई बाई ER, इस तरह इससे ये रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हो। तो आपने सिंपली इस रिलेशन को याद करना है और इसको याद करना है, सी मीडियम इज इक्वल टू ए ई नॉट ER डिवाइडेड बाई डी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाई सी वैक्यूम, जिस तरह हमने कोलम्बिक फोर्स में पढ़ा था कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई ER, सेम इसका भी इसी तरह। अगर आप मीडियम यूज़ नहीं करेंगे तो कैपेसिटेंस वैक्यूम में क्या होगा, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाई डी, सही है।
तो हमारे साथ ये रिलेशन भी उससे ड्राइव हो गया, ये रिलेशन दोनों जो फार्मूले मैंने पढ़ा दिया वो भी उससे ड्राइव हो गया। सही है। रिजल्टेंट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज जीरो। हमेशा याद रखना है कि जो रिजल्टेंट से हमारा नेट टोटल चार्ज कैपेसिटर पर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। टोटल चार्ज हमेशा कैपेसिटर पर क्या होता है, जीरो होता है, याद रखना है। इंशाल्लाह फिर अगले चैप्टर में हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसको फिर कैरी ऑन करेंगे। यहाँ तक आपको इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन है वो अपने कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर भी करना है। इंशाल्लाह ये नोट्स अच्छी तरह मैंने नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एमसीक्यूज़ में की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। बहुत से एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस किए हुए पिछले जब एमसीक्यूज़ में हर चैप्टर में हर टॉपिक में मैंने एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किया, तो आपने याद करना है, ऐसे ही इसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत भूलिए। सही है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में हम क्या होंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक दो वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ठीक है।